रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल 1911 में दिया गया था। और इसको जिसने दिया साइंटिस्ट का क्या नाम था? रदरफोर्ड। उसी के नाम से इसका नामकरण हुआ था, रदरफोर्ड मॉडल एटम। On the basis of scattering experiment, Rutherford proposed of model of the atom, which is known as the nuclear atomic model. This model was similar to the solar system, the nucleus responsible the sun and the revolving around as a planets according to this model. तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद में रदरफोर्ड ने, ठीक है, मॉडल ऑफ द एटम दिया। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दिस मॉडल वाज सिमिलर टू द सोलर सिस्टम। तो उन्होंने इसको किससे सिमिलर करके बताया था? सोलर सिस्टम से कंपेयर करके बताया था, उससे सिमिलर करके। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को समझाया था। तो वह क्या होता है हमारे पास? द न्यूक्लियस रिप्रेजेंटिंग द सन। जैसे कि न्यूक्लियस, ठीक है, उसी प्रकार से क्या है? सन है। जैसे सन है और उसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व करते हैं? प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, सन के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करते हैं? प्लैनेट्स। ठीक है, सेम उसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। सेम उसी तरीके से, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। तो ये कंसेप्ट उन्होंने समझाया था। तो इस मॉडल के अनुसार क्या है कि एन एटम इज लाइक ए स्फेयर। एटम क्या है आपके पास में? एक स्फेयर के जैसा है। ठीक है, एटम कैसा आपके पास में? एक स्फेयर के जैसा है। तो एटम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एटम को दो भागों में बांट दिया गया है। नंबर फर्स्ट पार्ट क्या आपके पास में? न्यूक्लियस। ठीक है, नंबर फर्स्ट पार्ट क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज द स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज एंड मासिव बॉडी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन। कि वो एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, होता है, जिसके पास मास भी होता है, और वह प्रेजेंट होता है कहाँ? एटम के बिल्कुल सेंटर के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम के न्यूक्लियस। ठीक है, जो अपने पास क्या रखता है? प्रोटॉन्स। अपने पास क्या रखता है? प्रोटॉन्स। जैसे कि मान लो ये एटम आपके पास में लाइक ए स्फेयर के जैसा है। ठीक है, एटम कैसा आपके पास में? ये स्फेयर के जैसा है। तो इसके बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर, ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट होगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन। और प्रोटॉन क्या? मासिव बॉडी है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो बिल्कुल एटम के सेंटर में जो चीज प्रेजेंट है, जिनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इट इज अ रीजन आउटसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दिस पार्ट। ठीक है, न्यूक्लियस के पार्ट को छोड़कर जो बच गया आपके पास, वो क्या होता है? आपके पास में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के छोड़ दो और बाकी जो बच गया आपके पास में, वो क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। वो क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। ठीक है, तो एन एटम कंसिस्ट, ठीक है, ऑफ ए हैवी positively charged nucleus where all the proton and neutron are present. Proton and neutron are collectively referred to as a nucleons. कहता है कि एक एटम जो है उसके पास में क्या प्रेजेंट है? पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या समझा? क्या है? न्यूक्लियस। वेयर ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट। तो न्यूक्लियस में क्या क्या चीज प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स एंड, ठीक है, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ठीक है, किसका रेफरेंस दिया गया? किस किस नाम, क्या नाम दिया गया है? न्यूक्लियॉन्स। तो ऑलमोस्ट होल मास ऑफ द एटम इज कंट्रीब्यूटेड बाय द न्यूक्लियॉन्स। इसका मतलब एटम का जो मास है वो किसके द्वारा कंट्रीब्यूटेड होता है? न्यूक्लियॉन्स के द्वारा कंट्रीब्यूटेड होता है। किसके द्वारा कंट्रीब्यूटेड होता है? न्यूक्लियॉन्स के द्वारा कंट्रीब्यूटेड होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऑन न्यूक्लियस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम। जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव चार्ज का, जो मैग्नीट्यूड है वो न्यूक्लियस के अंदर, वो अलग अलग एटम के लिए आपके पास में कैसा आएगा? अलग अलग आएगा। डिफरेंट एटम के लिए कैसा होगा आपके पास में? डिफरेंट होगा। डिफरेंट एटम के लिए आपके पास में कैसा होगा? डिफरेंट होगा। तो इस पॉइंट से हमने क्या समझा कि भाई, ठीक है, एक आपके पास में कोई एटम है,
ये मान लो आपके पास में कोई एटम है, ठीक है, और यहाँ बीच में इसका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है आपके पास में, तो जिसको आप क्या कहते हो, न्यूक्लियस कहते हो। और कहता है इस न्यूक्लियस में क्या क्या चीज प्रेजेंट है आपके पास में, प्रोटॉन प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। और कहता है कि ये न्यूक्लियॉन्स ही, ठीक है, होता है जो एटम के अंदर किसको मास को क्या करता है, कंट्रीब्यूटेड करता है। तो एटम के अंदर जो होल मास है वो किसके पास होता है, न्यूक्लियॉन्स के पास होता है। लेकिन ये कहता है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, ये अलग अलग एटम के लिए कैसा आएगा, अलग अलग आएगा, क्योंकि नम डिफरेंट एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, किसी में घट जाती है, तो अलग अलग होती है। इसलिए मास भी क्या होगा बेटा आपके पास में, अलग अलग होगा। मास भी क्या होगा, अलग अलग होगा। द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, ठीक है, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम होता है। एंड इज ओनली मिनट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। किसके किसके कंपेरिजन में, टोटल एटम के कंपेरिजन में जो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम होता है। न्यूक्लियस हैज ए डायमीटर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻13। न्यूक्लियस का जो डायमीटर है, उसका जो ऑर्डर है, उसकी जो रेंज है वो लाई करते 10⁻⁻12 से लेके 10⁻⁻13 तक, ठीक है। उसकी जो रेंज है वो लाइज करते कहाँ से कहाँ तक, 10⁻⁻12 से लेके 10⁻⁻13 सेंटीमीटर तक। एंड द एटम हैज ए डायमीटर ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, और एटम का जो डायमीटर है उसका जो ऑर्डर हो कितना होता है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। कितना होता है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ एटम अपॉन में, डायमीटर अपॉन में न्यूक्लियस, दोनों का क्या निकाल लो, फ्रैक्शन निकाल लो। तो डायमीटर ऑफ एटम कितना गिवन है, कितना होता है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, 10⁻⁻13। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास में, ठीक है, ये पावर ऊपर जाएगी, ठीक है, 10, तो आपके पास में यहाँ कितनी बचेगी, पावर कितनी आ जाएगी, 10⁻5। कितनी आ जाएगी, 10�5। देखो 10⁻13 है, 10⁻13 ऊपर जाएगी तो 10⁻−8 में से माइनस हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगी, प्लस। तो आपके पास में जो डाटा बचेगा वो क्या बचेगा, 10⁻5। इट मीन्स जो आपके पास में डायमीटर ऑफ एटम है, ठीक है, वो 10⁻5 टाइम ज्यादा है किससे, न्यूक्लियस से। जो डायमीटर ऑफ एटम है वो 10⁻5 टाइम ज्यादा है किससे, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस से। तो डायमीटर ऑफ एटम है, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। और न्यूक्लियस का कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो दोनों का क्या रहेगा, फार्मूला तो क्या आएगा, सेम। लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ एटम है वो ज्यादा होगा किससे, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से। वॉल्यूम ऑफ एटम है वो ज्यादा होगा किससे, न्यूक्लियस से। और कितना टाइम ज्यादा होगा, 10⁻5 टाइम्स। तो जो डायमीटर है, द डायमीटर ऑफ साइज ऑफ द एटम इज 10⁻5 टाइम द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो जो साइज है एटम का, ठीक है, वो 10⁻5 टाइम ज्यादा है किससे, डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस से। द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विद इन इट, ठीक है। तो रेडियस है न्यूक्लियस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। आर क्या है, रेडियस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, क्यूब रूट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या पड़ता है, मतलब मास नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस में क्या होता है, मतलब टोटल मास नंबर। तो मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। और इस पूरे का क्या है, क्यूब, तो मैंने क्या लिख दिया, 1/3। आर क्या है, रेडियस, और ए क्या है, मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो देयर इज एन एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो एटम, न्यूक्लियस के अलावा उसके बाकी जो बाहर का जो क्षेत्र बच गया, रीजन बच गया, वो सारा क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इन दिस पार्ट इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, उस पार्ट में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं आपके पास में, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे आपके पास में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी किसी एटम में दोनों के क्या होंगे आपके पास में, बराबर होंगे।
दोनों आपके पास में क्या होंगे, बराबर होंगे। एज द न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ एटम, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर पार्ट है एटम का वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मास ऑफ द एटम के लिए। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि हमें किसके बारे में बताते हैं, एटम के मास के बारे में बताते हैं, जो कि हमें किसके बारे में बताते हैं, मास के बारे में बताते हैं। तो जो न्यूक्लियर पार्ट है एटम का वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पास में, ठीक है, मास, मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वॉल्यूम के लिए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वॉल्यूम के लिए। अभी हमने देखा, अभी दोनों चीजें हमने देखी हैं। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉल्यूम और न्यूक्लियर पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास। द वॉल्यूम ऑफ द एटम इज अबाउट 10⁵ टाइम द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। जो वॉल्यूम है एटम की वो 10⁵ टाइम, सॉरी 10⁻15 टाइम ज्यादा होगी वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस से। निकाल लो वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ एटम का फार्मूला 4/3 πr³, ठीक है, न्यूक्लियस 4/3 πr³, ये किसका आ गया, न्यूक्लियस के आगे। तो आप जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो कैंसिल क्या हो गया, 4/3 पाई से पाई, ठीक है। अब r³ वो एटम की और ये किसकी है, न्यूक्लियस की। तो इन दोनों को ठीक है लिख लेंगे। अब लिख लिया, रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, अपॉन में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पूरे का क्यूब। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, हमें हमें क्या गिवन है, डायमीटर दे रखा है, ठीक है। डायमीटर कितना होता है, 10⁻⁻⁷। डायमीटर का आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस। तो एटम का डायमीटर कितना है, 10⁻⁸ ठीक है। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, रेडियस, ठीक है। और न्यूक्लियस का डायमीटर कितना दे रखा है, 10⁻13 होता है। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास में, रेडियस। और पूरे का क्या है आपके पास में, क्यूब। अब जो चीज कटती है उसको यहाँ भी काट दो, कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दो। तो 2 से तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये पावर कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो पावर कितनी हो जाएगी, 39। और 10 माइनस की पावर कितनी हो जाएगी, 24। तो प्लस की 39 और माइनस की 24, आपके पास में कितनी बचेगी, 10⁻15। इट मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ एटम है वो 10⁻15 टाइम ज्यादा होगी आपसे किससे, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से, ठीक है। जो वॉल्यूम ऑफ एटम है वो 10⁻15 टाइम ज्यादा होगा आपके पास में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से। अब नंबर 6, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द क्लोज ऑर्बिट विद हाई स्पीड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। वो भी कैसे, एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है, एक क्लोज ऑर्बिट के अंदर विद हाई स्पीड। तो द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिवॉल्विंग अराउंड इज बीइंग काउंटर बैलेंस। तो इलेक्ट्रॉन को कौन बैलेंस करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करता है। क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो कौन सा फोर्स जनरेट हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो जाता है। और वही इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बैलेंस करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, जो कि किसके बीच में लगा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में। देखो होता क्या है कि ये मान लो न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव। और यहाँ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, किस किस के बीच में, पॉजिटिव पार्ट और किसी नेगेटिव पार्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी आपके पास में लग रहा है। मान लो ये जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, यदि इसका मास कितना हो, m, ठीक है, इसका मास क्या हो m, इसकी वेलोसिटी क्या हो v, और इसकी डिस्टेंस क्या हो r। तो यहाँ एक क्या बन जाता है, ये mv² अपॉन में r, ठीक है, mv² अपॉन में r। तो जो इट मीन हम यहाँ से क्या, हमें क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, ठीक है, वो किसके बराबर है, mv² अपॉन में r, ठीक है, mv² अपॉन में r। तो यही कारण है आपके पास में, ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, mv² r। इसकी इसी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बराबर हो गया आपके पास में किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो गया। तो यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन क्या है कि ये पॉजिटिव पार्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, ये इसके साथ में क्या रहता है, बैलेंस रहता है। इसके साथ में क्या रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको क्या करता है, इसको बैलेंस करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसकी क्या क्या फेलियर थे, रदरफोर्ड एटम के क्या क्या ड्रॉबैक थे। तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यह एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं देता, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं देता। ठीक है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो भाई देखो, अगर किसी का एटॉमिक नंबर 1 है तो कितनी लाइन होंगी उसके अंदर, कितने बैंड होने चाहिए, 1। लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर तो बहुत सारी लाइनें होती हैं। तो बहुत सारी लाइनें क्यों आती है, यह चीज रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये इसकी क्या हो गई, लिमिटेशन। और ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में भी कोई एक्सप्लेन नहीं देता है। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि भाई कोई भी स्मॉल चार्ज पार्टिकल है और उसके चारों तरफ कोई अपोजिट चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है, तो वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को क्या कर देता है, लॉस। मान लो इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, बाहर है, लेकिन जैसे ये किसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो ठीक मैक्सवेल ने क्या कहा था, यदि कोई पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ कोई उसके अपोजिट चार्ज कोई अगर आपके पास में रिवॉल्व कर रहा है, तो वह धीरे धीरे अपनी एनर्जी क्या करेगा, रिवॉल्व खत्म कर देगा, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो जैसे अपने जैसे इसका मतलब तो क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर, धीरे 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 इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होती चली आएगी। कम होती चली जाएगी, तो थोड़े टाइम में एक टाइम ऐसा आएगा जब ये किस में समा जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज के पास आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज में समा जाएगा। लेकिन ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ जाते। ठीक है, इसका मतलब एटम तो क्या हो जाता, अनस्टेबल हो जाता। एटम तो कैसा हो जाता आपके पास में, अनस्टेबल हो जाता। अगर ऐसा होता तो ये क्या हो जाता, अनस्टेबल हो जाता। लेकिन हमें पता है एटम तो कैसा होता है, स्टेबल होता है। एटम तो कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो इस चीज के बारे में रदरफोर्ड ने कोई एक्सप्लेन नहीं दिया, वह इस चीज के बारे में नहीं बता पाए कि एटम स्टेबल, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी। तो इसकी ड्रॉबैक थी। ठीक है, इसी इसकी ड्रॉबैक को कौन पूरा करेगी, अब हमारे पास जो अगला टॉपिक आएगा वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। उसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि एटम की स्टेबिलिटी के बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें।